नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बीपीएससी 4.0 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अभी कल की न्यूज है, 4.0 के लिए कम से कम 1,30,000 पदों की भर्ती आने वाली है। और ये दो पदों में होगी, 4.0 और 5.0 में होगी। ठीक, तो अगस्त तक शायद दोनों इसमें क्लियर करने का बिहार का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि उसके आगे एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम के चुनाव है, और चुनाव के पहले दोनों भर्तियां आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अभी 4.0 के लिए जनवरी से शायद आपका एग्ज़ाम का सुनाई पड़ रहा है। तो आप लोग तैयारी अपनी बेहतर करते रहें। और हम अब फिर से बीपीएससी की तैयारी के लिए आपका प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो पुराने पेपर हो चुके हैं बिहार में। ठीक, तो उनसे बनने वाले जो भी प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम में आने की 100% उम्मीद रहती है। तो आपको इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अच्छी तैयारी देखने को मिलेगी। ठीक, तो शुरू करते हैं बिहार जीके का प्रश्न। और इसमें आपके बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे देखने को। प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगरी में जुते हुए खेतों का निशान मिला है? कालीबंगन, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या लोथल? तो राइट आंसर कालीबंगन है। ये है कहाँ पे? ये तो भारत के राजस्थान में। ठीक, तो सिंधु सभ्यता की खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। और इन्होंने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के हड़प्पा नगर को खोजा था, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में, और सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। और इसके अलावा जो कालीबंगन से ऊँट, चना, सरसों, अलंकृत ईंटों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो त्रिरत्न जो है ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो इसकी डिटेल्स में सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया का संबंध जैन धर्म से, और इन तीनों को सम्मिलित रूप में त्रिरत्न या रत्नत्रय भी कहा जाता है। और ये त्रिरत्न आध्यात्मिक मुक्ति के लिए आवश्यक है। जैन धर्म की स्थापना जो है ऋषभदेव ने की थी, तथा इसके वास्तविक संस्थापक जो है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में हुई थी, और इसको किसने किया था? चतुर्थ बौद्ध संगीत ये कनिष्क के शासनकाल में हुई, 5500 ईसा पूर्व या 50 ईसा पूर्व में। तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन होगा, तो कश्मीर के कुंडलवन में। और चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इस संगीत का आयोजन जो है कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। और इसी संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। पूछा जाता है कि किस बौद्ध संगीत के अंतर्गत हीनयान और महायान विभाजित हुए? तो लास्ट जो अंतिम थी, चौथी, कनिष्क के समय में। ठीक, अब देख लो प्रमुख जो बौद्ध संगीतियाँ कौन सी कहाँ हुई और किसने इसको आयोजित करवाया था। तो संगीत है, काल है, शासनकाल और समय, अध्यक्ष इसके कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीत जो है राजगृह में हुआ था। इसका कार्यकर्ता कौन था? अजात शत्रु था। 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप इसका अध्यक्ष था। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। कालाशोक इसको करवाया था 383 ईसा पूर्व। 100 घटा दीजिएगा। और इसका जो अध्यक्ष था सभाकर्मी था। पहले महान लोग आए, ऐसे याद रखना। अजात शत्रु, इसे पितृहंता की उपाधि से जाना जाता है। ठीक, बिंदुसार का पुत्र था। और अजात शत्रु 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, और उसी के बाद ये संगीतें प्रारंभ हुई। तो महान लोग पहले आए तो महाकश्यप हो गए। द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक होता है, अशोक से बड़े कालाशोक। ठीक, तो कालाशोक जो इसमें 100 घटा दो, 483 में 383, और ये सभाकामी करवाता है इसको। और देखो, ये माँ और ये माँ आप मिलान कर लीजिए। ठीक ठीक, तो इससे आप पहले और लास्ट में जो माँ दिखे उससे आप मिलन करके याद रखना कि सबा कामी दूसरा हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। तो काला शोक में का हटा दो, फिर अशोक बचेगा। तो ये करता है अशोक, और ये 251 ईसा पूर्व में। इसमें फिर ये वाले माँ का फिर पहले माँ बना दो। ठीक, तो ये कौन करेगा? मोगलपुत्र तिस्म। ठीक, ऐसे याद रखने, आपको याद हो जाएगा। और अगला है चतुर्थ बौद्ध संगीत, ये कहाँ होती? कुंडलवन थी। और इसमें देखो, कालाशोक, अशोक ये सब है। तो अब ये एक का से बनेगा? कनिष्क, ऐसे याद रखना। तो ये प्रथम शताब्दी में हुई थी, और ये इसको किसने आयोजित किया? तो ये वसुमित्र था लास्ट में, ऐसे याद कर लेना। ठीक, तो देखो इसमें तिस्म में सा है और इसमें सा है, तो ऐसे करके आप कम्बिनेशन करके आप मिला सकते हैं अपने याद करने के लिए। तो तिस्म वसु। ठीक, तो वसुमित्र इसका हो जाएगा। और
अगला है हमारा प्रश्न मोगलीपुत्र। ऐसे मैंने जैसे बताया, आप एक बार उसको 1-2 बार आप रिवीजन करेंगे अपने दिमाग से तो जाहिर सी बात है आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक, तो याद रखने ना, आपके सभी जो भी अध्यक्ष थे और इसके कराने वाले राजा वो सब याद होंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन है योग, न्याय, सांख्य या वैशेषिक। तो इसका राइट आंसर है डी, वैशेषिक होगा। ठीक, तो परमाणु दर्शन का सिद्धांत जो है वैशेषिक दर्शन में कणाद द्वारा प्रतिपादित किया गया था। न्याय दर्शन गौतम बुद्ध के द्वारा है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। और वहीं सांख्य दर्शन के कपिल मुनि थे। ठीक, और वैशेषिक दर्शन एक स्वतंत्र भौगोलिक भौतिक वैज्ञानवादी दर्शन है। इस दर्शन में समस्त अर्थ तत्व को 6 भागों में विभाजित किया है, जिसमें से द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। नेक्स्ट है, एग्जाम में हुआ था 66वीं बीपीएससी का प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी के किनारे मिला है? तो गंगा घाटी, यमुना, नर्मदा और ताप्ती। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, नर्मदा घाटी के किनारे मिला है। ठीक, तो नर्मदा घाटी को विश्व की सबसे प्राचीन घाटी माना जाता है और सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य इसी नदी घाटी के हथनौरा मध्य प्रदेश के में प्राप्त हुआ है। पुस्तक नर्मदा वैली कल्चर एंड सिविलाइजेशन में नर्मदा घाटी के निकट प्राप्त मानव झोपड़ी और खोपड़ी को 5 से 6 लाख पुराने जीवाश्म में उत्खनित रूप में किया गया है और इससे इस बात का प्रमाणित होता है कि मानव जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य इसी नदी घाटी में सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं इसे। ठीक, तो इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो भारत में जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य राजवंश ने भारत पर 137 वर्ष यानी 320 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया था और चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जो 322 ईसा पूर्व से 298 ईस्वी तक था और इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था और इसकी हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने। और इस वंश के सबसे प्रतापी सम्राट अशोक थे, जिनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य सबसे शक्तिशाली एवं महान बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ और यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक फैला था। तो श्रीनगर का संस्थापक कौन था? जम्मू कश्मीर में अशोक ही था, याद रखना आप लोग। अगला हमारा प्रश्न है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? गांधार कला, मथुरा और मौर्य शैली या गुप्त शैली? तो ये प्राप्त हुई थी फिलहाल गांधार शैली में। ठीक, इसका राइट आंसर ए होगा। और इसमें बात करें तो बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति का निर्माण जो है गांधार शैली के अंतर्गत हुआ है। गांधार कला शैली को हिंद यूनानी कला शैली के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी पूछ लेते हैं कौन सी शैली यूनानी और हिंद की सम्मिलित कला है, तो वो गांधार शैली है। तो गांधार कला शैली की विषय वस्तु क्या है? तो भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी तथा रोमन थी। और कनिष्क के शासनकाल में गांधार शैली का अधिक विकास हुआ था और भरहुत तथा सांची में कनिष्क द्वारा निर्मित स्तूप गांधार कला के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन हुआ है? तो कई बार पूछा गया है कलिंग का वर्णन। तो मास्की, रुद्रदामन, जमुनागढ़ या हाथी गुफा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, बीपीएससी का इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन है, इसको याद रखना। तो इसमें से कोई नहीं है। अशोक का जो युद्ध हुआ था 13वां अभिलेख में है और अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा गया था और कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। वह युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया है। कलिंग उड़ीसा में है और इस युद्ध के बाद अशोक ने जीवन भर गहरा प्रभाव पड़ा तथा उसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, परोपकार का रास्ता अपनाया और वह युद्ध धर्म का अनुयायी, बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ था। ठीक, इसी के बाद कारुवाकी इसकी पत्नी के कहने पर इसने ये सब धर्म अपनाया था। अगला हमारा प्रश्न है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी या धर्मदेव, धर्मकीर्ति? तो प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जाना जाता है अपने शिलालेखों में। और अशोक जो है पहला भारतीय राजा था जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक का नाम अशोक केवल लघु शिलालेख से मिला है। अन्य सभी अभिलेखों में अशोक को देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी, देवों का प्यारा की उपाधि के रूप में अंकित किया गया है। जोसेफ प्रिंसेप जो था सर्वप्रथम इसने देव नाम प्रिय प्रियदर्शी को अशोक के रूप में पहचाना था और यही इसके अभिलेख पढ़ा था पहली बार। अगला हमारा प्रश्न, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है सुश्रुत, सौमिल, शूद्रक या शौनक।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो गुप्त काल के प्रसिद्ध औषधि के विद्वान धन्वंतरी थे। विकल्प में दिए गए नामों में केवल सुश्रुत आयुर्वेदाचार्य थे। ये क्या कहते हैं, सुश्रुत, ये चीरफाड़ वाला काम, ऑपरेशन वाले थे ये, लेकिन इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक भी कहते हैं। ये देखो ना, सर्जरी वाले ये थे बप्पा। अगला है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाहिं लिखी जाती? तो ये खरोष्टी लिपि थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, तो सी है खरोष्टी लिपि। एक मिनट, ये देखो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो खरोष्टी लिपि है प्राचीन भारतीय लिपि थी जिसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। यह लिपि भारत के पश्चिमोत्तर गांधार क्षेत्र भाग में प्रचलित थी और भारत के पश्चिमोत्तर भाग में अशोक के शिलालेखों पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया गया था? ऑप्शन है कल्याण, ताम्रलिप्त, भड़ोज या कॉम्बे। तो इसका राइट आंसर ताम्रलिप्त। तो ये है कहाँ फिलहाल, भारत के पूर्वी तट पर स्थित ताम्रलिप्त शहर का ताम्रलिप्त बंदरगाह गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार किया जाता था और पश्चिम तट के बंदरगाह भड़ोज से पश्चिम एशिया से व्यापार किया जाता था। ताम्रलिप्त बंदरगाह वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में है। याद रखना ये कहाँ है, तो मिदनापुर जिले में है, बंगाल में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे है और हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे ना, ये नहीं थे, दयाराम साहनी थे हड़प्पा के। ठीक, और छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है। तो फिलहाल ये वाला तो बिल्कुल सही है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 और 2 होगा। ठीक, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया और ये रावी नदी के तट पर स्थित है। यह स्थान वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लारकाना में है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। ठीक, इसका राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है और जो घग्गर नदी के तट पर हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु प्रदेश में समष्टि नहीं थी? ऑप्शन है झेलम, चिनाब, रावी या साबरमती। तो साबरमती नदी है जो इसमें समष्टि नहीं थी। और वैदिक काल में आर्य लोग 7 नदियों वाले सप्त सिंधु क्षेत्र में निवास करते थे तथा साबरमती नदी इस 7 नदियों का हिस्सा नहीं थी। साबरमती नदी कहाँ बहती है? गुजरात में बहती। ठीक, सूरत में ताप्ती बहती है। अगला है, इसमें देखो कुछ नदियाँ हैं, इनके वर्तमान नाम, प्राचीन नाम। कुंभ नदी कुर्रम, कुभा काबुल, बितस्ता को झेलम कहते हैं, अस्किनी चिनाब है, परसुणी रावी और सदानेरा गंडक नदी को कहते हैं, नारायणी भी कहते हैं। सरस्वती नदी घग्गर है, सरस्वती का विलीन हो गया काम। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बाल्टिस के रूप में क्या दिया था? तो ये हाथी दिया था 500। ठीक, और इसकी पुत्री कौन थी? हेलेना से शादी इसने करवाई थी सेल्यूकस निकेटर ने। ये इसका मेगास्थनीज जो था राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और हाथियों को पहली बार उपयोग चंद्रगुप्त मौर्य ने ही युद्ध में किया था। ठीक, तो संस्थापक था ये मौर्य वंश का जिसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने, जो एक इतिहासकार थे, उनके मतानुसार चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकाट्स कहा गया है जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने जैन धर्म की शिक्षा भद्रभाव से ली थी और अंतिम समय में यानी मरने के समय ये श्रवणबेलगोला चला गया था कर्नाटक में, वहीं इसने अपना शरीर त्याग दिया था। और 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था और इस हार के बाद निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह, ये देखो हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया था और चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को उपहार में 500 हाथी दान दिए थे। सेल्यूकस ने भी उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रदेश प्रदान किए थे। ठीक, तो प्राचीन नाम और आधुनिक नाम देख लें। एरिया हेरात, एराकोसिया कंधार और पेरिपेनिसडाई काबुल, जेड्रोसिया बलूचिस्तान को कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सही जोड़ा इसमें सुमेलित नहीं है। दंडी, दस कुमार चरित्र, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, आर्यभट्ट बृहत संहिता, भास जो स्वप्नावस्था, इसका राइट आंसर सी सही नहीं है। बृहत संहिता के जो लेखक हैं ये फिलहाल नहीं है। तो इसमें 10 कुमार चरित्र दंडी की है और 10 कुमारों में अपनी अपनी यात्राओं के अनुभवों का वर्णन है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध है। स्वप्नवास स्वतंत्रता जो है भास की है। यक्षांकों का एक रोचक संस्कृत नाटक है
और बृहद संहिता के लेखक कौन है? बराहमिहिर है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें खगोल शास्त्र के संबंधित बातों का वर्णन है। और आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टी है जो 5 भागों में विभक्त है। गीत गीतिक पदम, 10 गीतिका, गणितपाद और काल क्रिया और गोल सादा। ठीक, अगला है हमारा प्रश्न है विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण करवाया था? तो स्कूल, मंदिर, गरीब खाना या धर्मशाला। तो ये एक स्कूल था। ठीक, इसको मैंने देखा है 4 बार। तो ये अजमेर में है। तो विग्रहराज चतुर्थ ने 1153 में के आसपास अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था और जिसे तोड़कर 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगे चलकर 1213 में इल्तुतमिश ने इस मस्जिद को और आकर्षक बनाया था। इसमें फिलहाल कुछ भी आकर्षक नहीं वर्तमान की स्थिति में। आप जाओगे तो वहाँ छत मिलेगी और उसमें लिखे हुए उर्दू के शब्द मिलेंगे और बस मैदान है और कुछ नहीं इसमें। ठीक, तो ये आपको अजमेर में दरगाह शरीफ से मुश्किल से 500 मीटर दूर एक गलियारे में बना हुआ है बगल में। तो और इसमें कुछ नहीं है, बस ये है कि उसकी नक्काशी बहुत झकास बनी हुई है। जो भी छतें हैं वो गुंबदाकार गोल बनी हुई हैं, जैसे मतलब कढ़ाई के आकार में बनी हुई और उसमें आकृतियाँ उकेरी गई हैं। नक्शा बहुत झकास बना उसमें, इतना तो है। तो अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कल्हड़ का ग्रंथ राजतरंगी संस्कृत में है। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया, ये भी सही है। अब्दुल हामिद लाहौरी का पादशाहनामा शाहजहां के शासनकाल के बारे में। अमीर खुसरो सितार के आविष्कारक थे, ये भी सही है। हमीना बानो बेगम हुमायूं नामा लिखा, ये भी सही है। ठीक, तो इसमें सही पूछा है। तो 1 सही, 2 सही और 3 सही, 4 सही। तो 1 2 3 4 इसमें बी ऑप्शन सही होना चाहिए। तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ये लिखी है, इसकी चचेरी बहन थी बाबर की। और इस पुस्तक से बाबर तथा हुमायूं के बारे में जानकारी मिलती है। इस पुस्तक के माध्यम से तत्कालीन समय के भारत की आर्थिक तथा सामाजिक दशा का विवरण प्राप्त होता है। अगला है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। सबसे ज़्यादा पूछे तो श्रावस्ती में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात फाल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, गया में। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। पूछ लेते हैं किस भाषा में? तो पाली, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने यह उपदेश अपने 5 शिष्य वासपा, महानामा, कौहिन्य, भदिया या अश्वजीत के समक्ष किया था। ये भी याद रखना। 5 कौन थे? यही थे। तो इसका राइट आंसर फिलहाल बता दिया मैंने। अगला है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो ये मिले थे आपके मेहरगढ़ से। ठीक, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। तो सर्वप्रथम कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी कृषि बस्ती है। इस स्थान से घोड़ा, गधा, खच्चर जैसे मालवाहक का प्रमाण मिला है। और भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण काल में मिलता है और इस काल में कृषि, पशुपालन, पत्थरों के औजार आदि का विकास हुआ। वर्तमान में मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने के स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? पुष्यमित्र, मिनांडर, विम कन्फ्यूशियस या गौतम पुत्र सतकर्णी। ये सतकर्णी वंश जो था अपने वंश के आगे अपनी अम्मा का नाम लिखता था। ठीक, तो इसका विम कन्फ्यूशियस था। इसका राइट आंसर सी है। तो इसमें जानकारी बता दें तो भारत में सर्वप्रथम व्यापक स्तर पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन विम कन्फ्यूशियस ने किया था। इस शासक ने प्रारंभ में सिक्कों तथा शिलालेखों की एक विशेष श्रृंखला जारी की और इसने तांबा, सोना एवं चांदी के सिक्के भी चलवाए। विम कन्फ्यूशियस ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। पूछ लेते हैं उपाधियाँ अधिकतर। और यह जो है कुषाण वंश का प्रथम शताब्दी का शासक था तथा कनिष्क का पिता था। याद रखना, कनिष्क के पिता कौन थे? विम कन्फ्यूशियस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला है हमारा कनिष्क ने सिल्क रोड का भी निर्माण करा, ये भी याद रखना। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय या सूर्यास्त होता है? तो सबसे पहले बता दिए थे ये आर्यभट्ट ने। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। तो सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण सूर्यास्त और दिन रात होते हैं। तो आर्यभट्ट गुप्त काल में एक प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी थे। तो
ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे और इनके द्वारा लिखी कुछ पुस्तकें जैसे सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, सुवर्ण भूमि का वह कौन सा राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? धरणीन्द्र, संग्राम, धनंजय, बालपुत्र देव या चूड़ामणि वर्मन? तो ये बालपुत्र देव थे, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और शैलेंद्र वंशी थे शासक बालपुत्र देव ने अनुरोध किया था देवपाल से कि बौद्ध विहार के लिए 5 गांव दान दिया जाए। तो देवपाल ने के नेतृत्व में पाल साम्राज्य अपने चरम स्तर पर था और इसने राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष को पराजित किया था। देवपाल को परम सौगात के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, पेरिप्लस ऑफ द हेरिथ्रियन सी किसने लिखी थी? तो टेथियस, प्लिनी या टालमी या स्ट्रेबोस? तो ये फिलहाल टालनी की है, देख लेते हैं एक बार। इनमें से कोई नहीं। ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों पर आधारित है और इस पुस्तक के लेखक का नाम स्पष्ट नहीं है। और इस पुस्तक से भारत के बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पकी ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल या कला और वास्तुकला? तो पकी ईंटों से बनी हुई इमारतें इसमें मिलती हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोदी गई और दयाराम साहनी ने इसको खोदाई किया था। ठीक, और प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो पकी हुई ईंटों का मकान की प्रधानता है, नगरीय सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता और व्यापार प्रधान सभ्यता थी ये। अगला है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का था, सभी को पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया था ये। तो इसकी पुस्तक कौन सी? इंडिका है। और इंडिका प्रमुख जो है मौर्य काल के समाज एवं संस्कृति का विवरण देता है। अगला है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर? तो यह राजनीति पर है आधारित और इसका राइट आंसर है शासन और सिद्धांत, जो है बी ऑप्शन में सही हो जाएगा। ये भी चंद्रगुप्त मौर्य का था, मतलब गुरु था ये। तो प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध शासन काल और सिद्धांत के अभ्यास से है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य, कौटिल्य और घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी और जिसके बाद यह चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना था। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत दिया जो काफ़ी प्रचलित है। त्रिपिटक किससे है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं बीपीएससी 4 के लिए इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी पिछले साल के सिलेक्टेड और एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिटेल्स के साथ मैंने बता दिया है इसमें जितना भी था। तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें और जो भी बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये खास प्रैक्टिस सेट है। तो अब आपको रेगुलर बीपीएससी का भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा और जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समीक्षा अधिकारी पीसीएस और